Hello, dear students. Welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन डबली रेनफोर्स बीम। तो दोस्तों, आपको पता है कि डबली रेनफोर्स बीम क्या होती है। मतलब वो एक ऐसा बीम जिसके अंदर की हमने रेनफोर्समेंट या स्टील जो है टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों के अंदर ही स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, उस तरह के बीम को हम डबली रेनफोर्स बीम बोलते हैं। तो दोस्तों, जो डबली रेनफोर्स बीम हम किस कंडीशन में बनाते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए हमारी पहली कंडीशन ये रहती है कि कई बार हमारे पास साइज का रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो साइज है हमारे पास, हम उसके साइज को बीम को बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारे पास ब्रेड्थ और डेप्थ जो है दे आर लिमिटेड, हम उसके साइज को और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो फिर उस कंडीशन के अंदर फिर हम कंप्रेशन जोन में भी स्टील डालते हैं और उसकी वजह से हम साइज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है, जो उसकी कंडीशन है डबली रेनफोर्स बीम बनाने की, कि जब उसके अंदर जो बीम हम जहाँ पर यूज कर रहे हैं वहां पर अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है और जो बीम का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो कम रहता है। तो उस केस के अंदर फिर हम डबली रेनफोर्स बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशन है इसकी वजह से हम बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये डबली रेनफोर्स बीम है, इसमें हमें किस तरह की समस्याएं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में मिलते हैं। तो हमारा इसके अंदर एक टाइप की प्रॉब्लम तो ये आती है कि हमें ये बताना होता है कि हमारे पास अगर कोई बीम दिया हुआ है, उसका साइज दिया है, उसके अंदर स्टील हमें दिया है कि भाई इसके अंदर टेंशन में इतना स्टील प्रोवाइड किया है, कॉम्प्रेशन में इतना स्टील प्रोवाइड किया है, इस बीम का जो कंक्रीट ग्रेड है वो इतना है, स्टील का ग्रेड इतना है, तो वो उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना रहेगा, बीम का MOR और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना है, वो हमें निकालना होता है। तो एक इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है हमें कि हमें बीम का साइज पता है, उसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है वो पता है हमें कि इस बीम के ऊपर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो फिर उस कंडीशंस के अंदर हमें जो स्टील डालना है वो हमारा टेंसाइल स्टील कितना होगा और कंप्रेशन में स्टील कितना होगा। तो इस तरह की दो तरह की प्रॉब्लम्स इस टाइप के अंदर आमतौर पर हमें मिलती है। तो हम पहली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें जो पहला जो टाइप का प्रॉब्लम है कि हमें जब बीम का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो हम एक जो हमें स्टील जो इसके अंदर जब क्या नाम है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें स्टील जो टेंशन में डालते हैं उसके अंदर तो हमें स्टील स्ट्रेस का पता है, लेकिन जो हमारी स्टील जो आती है कंप्रेशन के अंदर, तो उसके अंदर कितनी परमिसिबल स्ट्रेस या कितनी स्ट्रेस उसमें डेवलप होगी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन, तो उसके अंदर इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं 0.0035 माइनस डी डैश बाई एक्स। तो इस तरीके से हम इसके अंदर जो स्टील हमने कंप्रेशन में डाला है उसमें कितनी स्ट्रेस या उसमें कितनी स्ट्रेन आएगी, इस फार्मूले से हमें पता लग जाता है। तो ये स्ट्रेन हमें पता लगती है स्टील इन कंप्रेशन इन स्टील इन कंप्रेशन। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सी टेबल भी एक बना रखी है जो कि अलग अलग ग्रेड्स के अंदर हम जो अलग अलग ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर मान लिया ये रेशियो अगर हमारे पास हो डी डैश बाई डी, तो उसके लिए हिसाब से भी हम इसके अंदर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास इसके अंदर स्ट्रेस की आ सकती है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो ये जो फार्मूला हमारा डी डैश बाई डी का एक रफ फार्मूला है। तो लेकिन ये हम जब एक इनिशियली इससे हम एक रफ वैल्यू स्ट्रेस की ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास XU की वैल्यू मतलब जब हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस आ जाती है, तो फिर इस फार्मूले में पुट करके फिर हम ये स्ट्रेन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और फिर एग्जैक्ट हमारे पास ये SP16 एक टेबल है, उसके अंदर से फिर एग्जैक्ट वैल्यू को हम ये चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर इस स्ट्रेन के हिसाब से उसमें कितनी स्ट्रेस पैदा होगी। तो फिर हम इन दोनों को कंपैरिजन करके देख लेते हैं भाई इसके अंदर से ये बिल्कुल एक्यूरेट अगर हमने ये यूज की हुई है तो उसको फिर हम आगे इसको यूज कर सकते हैं। तो उसको चेक करते हैं जो आपने यूज की थी वैल्यू वो ठीक है या गलत है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट इसके ऊपर
कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ये पहली प्रॉब्लम है, जैसे हमें दिया हुआ है डब्ल्यू रेनफोर्स बीम 300 mm into 500 mm ओवरऑल डेप्थ हमें दे रखी है, इज प्रोवाइडेड विद 12 mm diameter as a compression steel and 4 numbers 25 mm diameter as a tensile steel. These reinforcement provided an effective power of 40 mm. Determine the ultimate moment of resistance of the beam using M20 concrete and Fe41 steel. तो ये सभी चीजें हमें दे रखी हैं। तो इसके अंदर हमें स्टील दे रखा है, कंप्रेशन में कितना है, टेंशन में कितना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, ग्रेड ऑफ स्टील कितना है। तो इन सभी की मदद से हमें इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमें सभी चीजें दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, कवर दे रखा है, डी डैश कवर दे रखा है। ओवरऑल हमने इसके अंदर भी इफेक्टिव डेप्थ निकाल दी कि हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी है। तो उसमें से हमने कवर घटा दिया तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ गई। एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन निकाल दिया, एरिया ऑफ स्टील टेंशन निकाल दिया, एरिया ऑफ स्टील आ गया हमारे पास। ये हमें दे रखा है FC के दे रखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील हमें दे रखा है। तो अब हम इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसके अंदर XU की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। XU मैक्सिमम जो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि जैसे हमने Fe1415 था, उसके हिसाब से हमारा XU मैक्सिमम कितना होगा। तो XU मैक्सिमम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला 0.48T, तो ये हमें पता था, हमने XU की वैल्यू निकाल दी। अब इसके अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ FSC जो मैंने आपको बताया है, FSC की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारे पास D डैश बाई D है। तो इसके अंदर हमने रेशो निकाल दी, तो हमारे पास ये वैल्यू है 0.087। तो जो ये टेबल है आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपने पिछली टेबल देखी थी, ये वाली टेबल थी, तो इसके अंदर हमारे पास D डैश बाई D था, ये 415 था। तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इनके बीच में रहेगी वैल्यू, तो इसके हिसाब से आपने ये ले ली वैल्यू 353। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 353 वैल्यू ले ली इस टेबल से। तो अब हमने इसको इक्वेट कर दिया XU की वैल्यू निकालने के लिए कि भाई टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। तो हमारे पास ये कंप्रेशन का फार्मूला है, ये टेंशन का फार्मूला है। 0.36 FC के B into XU इज इक्वल टू टोटल टेंशन 0.87 FY into AST। तो यहाँ पर हमने XU की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास XU की वैल्यू आ गई 328.2। तो ये क्या नाम है, ये XU से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा जो सेक्शन है हमारा इट इज ओवर रेनफोर्स। XU की वैल्यू XU मैक्सिमम से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स है, तो फिर इस केस के अंदर अब हम XU की वैल्यू को ये मानकर चलेंगे, क्योंकि हम कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन नहीं करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर ये हमारी कंडीशन रहती है कि जो हमारे पास अगर XU की वैल्यू XU मैक्स से ज्यादा आ जाएगी, तो XU मैक्स वैल्यू विल बी टेकन एज XU। तो इस वैल्यू को हम एज XU मैक्स को XU मानकर चलेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेक्शन है हमारे पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो अब इसके हिसाब से अब हम स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपको बताया मैंने, जो मैंने इक्वेशन दिखाई थी 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन हो सकती है कंक्रीट के अंदर। तो इस लेवल पर अगर कितनी स्ट्रेन होगी इसके अंदर D डैश बाई XU पे हमने कैलकुलेट की, ये हमारे पास स्ट्रेन आ गई। तो ये SP16 में टेबल हमें दी हुई है, तो इसके अंदर से इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करते हैं, तो हमारे FSC की वैल्यू भी 353 ही आती है, जो कि हमने पहले भी यही मानना था। तो अब इसके हिसाब से अब हम इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का ये फार्मूला है 0.36 FC के B into XU into D minus 0.42 XU। ये हमें सिंगली में भी यही फार्मूला रहता है, प्लस इसके अंदर जो अब आपने स्टील डाल दिया है कंप्रेशन में, तो इसकी वजह से ये वैल्यू हमारे इफेक्ट और बढ़ जाएगा, FSC into D minus D dash into ASC। FSC आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, हमारे पास FSC आ गया, D हमें पता ओवरऑल डेप्थ, D डैश जो कवर दिया आपने कंप्रेशन स्टील को, तो इसके अंदर से हमने ये घटा दिया 40 mm, और ASC आपको पता ही था दिया हुआ था, तो ये सब आपने इसको कैलकुलेट किया, तो दिस विल गिव यू द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आ गया, न्यूटन mm में है, तो 10⁻⁶, तो इसको हमने ले लिया, इट कम्स टू बी इन किलो न्यूटन मीटर। नाउ इट्स वैल्यू इज किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि mm में भी mm को 1000 से और किलो की तो 10⁻⁶ हटा दी हमने, ये हमारे पास किलो न्यूटन मीटर आ गए। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट है, इसी टाइप का एक सवाल है, हमें निकालना है डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास डाटा दे रखा है,
साइज दे रखा है बीम का, कवर दे रखा है, टेंशन रेनफोर्समेंट दे रखी है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दे रखी है, वही सब कंडीशंस है। अब इसके अंदर M15 कंक्रीट है और Fe415 स्टील है। तो ये सभी चीज हमें दे रखी है, हमने AST कैलकुलेट कर लिया। 5 बार थी 20 mm की, तो हमारे पास एरिया आ गया। अब इसके अंदर ASC में 2 बार थी, हमारे पास ASC आ गया। FC के हमें पता है, FY हमें पता है। तो सबसे पहले वही काम, XC मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके अंदर, 415 से तो वही 0.48 432 mm हो गया। अब इसके अंदर FSC की वैल्यू निकाली आपने, D'/D, हमारे पास वैल्यू होगी 0.55, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ गई 355। तो उसी तरह से वही काम करेंगे, फिर टोटल कंप्रेशन को टोटल टेंशन से हम इक्वेट करेंगे और यहाँ से XU की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे पास XU की वैल्यू आती है 350.08। XU मैक्सिमम 432, तो इस केस के अंदर हमारी XU की वैल्यू XU मैक्सिमम से कम है, तो इसलिए ये अब इसके अंदर ये वैल्यू जो आई है हमारे पास XU की, क्योंकि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स हो गया है, तो इसलिए ये वैल्यू अब हम यूज करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट अब उसकी तरह से XU क्या नाम है, इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारे पास FSC की वैल्यू कितनी आती है। तो वही इक्वेशन के अंदर पुट करके फिर यही कैलकुलेट करते हैं, टेबल से चेक करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू होगी 355। तो इस तरह से इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, वही फार्मूला है 0.36 FC के B XU T - 0.42 XU plus FSC SC, ये हमें पता है। तो उसी तरीके से वही बस सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है और ये हमारे पास MU की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमेशा यही इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, यही हमारे पास MU की वैल्यू निकालने के लिए यही फॉर्मूला है। चाहे हमारे पास सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड हो चाहे ओवर रेनफोर्स्ड हो, वी ऑलवेज कैलकुलेट MU इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की टर्म्स में ही ये जो इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंक्रीट में रहता है, वही हम इसके अंदर हमेशा ही इसी फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपली छोटा सा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, आप कोड से भी देख सकते हैं, तो ये सभी चीजें आपको अवेलेबल है। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सवाल की डिजाइन करना। तो इसके अंदर डिजाइन करना, हमें साइज दे रखा है आपको बीम का, कवर दे रखा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें दिया हुआ है अंडर वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन में दे रखा है, तो इसको MU हम इसको लिमिटिंग के लिए इसको फैक्टर से गुणा करेंगे, क्योंकि वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग लोड कंडीशन है, तो हम उसको अल्टीमेट कैलकुलेट करेंगे। ये ग्रेड दे रखा है, ये ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है, तो सभी चीजें आपको दे रखी हैं, गिवन है ये सारी चीजें। हमें फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल दिया, क्योंकि वो हमारे पास वर्किंग था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सवाल के अंदर पढ़ना है स्टेटमेंट के अंदर कि आपको वर्किंग दिया है या फैक्टर्ड दिया है। अगर फैक्टर्ड दिया है तो उसको एज इट इज ले लिया जाएगा, और अगर वर्किंग दिया है तो उसको पहले फैक्टर्ड इसको फैक्टर से गुणा करेंगे, 1.5 होता है फैक्टर, तो हमारे पास फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब उसके बाद हम पहले ये चेक करते हैं कि भाई हमारा ये जो बीम है डबली है या सिंगली है। तो उसके अंदर क्योंकि हम AST की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो पहले ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा MU लिमिटिंग है इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये MU लिमिटिंग जो है ये हमारे पास कितनी आएगी। तो उसके फिर हमारा चेक होगा कि जो बीम हमारा डिजाइन होगा वो सिंगली होगा या डबली होगा। तो हमारे पास Fe15 आपको पता है, तो इसके हिसाब से हमारा MU लिमिटिंग ये फार्मूला है 0.138 FC के B × D², ये हम पहले पढ़ चुके सिंगली में। तो इसके अंदर हमने पुट किया, ये सभी वैल्यू पुट किया, हमारे पास MU लिमिटिंग वैल्यू होगी 172.5 किलोन्यूटन। जबकि आपको पता है कि इसके ऊपर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट वो 240 किलोन्यूटन का है, जबकि हमारा बीम इसका जो MU लिमिटिंग है, मतलब इसका जो रेसिस्टेंस है वो 172.5 है। तो इसका मतलब बीम हमारा फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन के अंदर फिर हमारे पास हमें डबली रेनफोर्स डिजाइन करना पड़ेगा। तो पहले अब आपने देख लिया इसके अंदर, आपने ये इसको हमने कह दिया, ये हमारे पास बन गया MU1, और हमने MU2 जो हमारे पास बैलेंस बच गया, बैलेंस जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट बच गया वो हमने इससे निकाल दिया। 240 हमारे पास फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इतना ये हमारा बीम सेक्शन ले लेगा अगर इसको हम सिंगली डिजाइन करते हैं। तो ये हमने इसमें घटा दिया, हमारे पास बच गया बैलेंस। तो पहले हम इसके अंदर जो स्टील हमारे पास आएगा, इसके अंदर हम दो तरह से स्टील को डिजाइन करेंगे। पहले हम इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे, और फिर जो बैलेंस बच गया उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाएगा। तो टोटल स्टील जो हमारे पास टेंशन में होगा, इट विल बी डेजिग्नेटेड एज AST1 + AST2। जो हमारे पास स्टील है AST टोटल स्टील है, इट इज डिवाइडेड इन 2 फैक्टर्स, AST1 + AST2।
तो जो AST1 है वो जो हमारे पास एमयू लिमिटिंग है, मतलब सिंगली के हिसाब से जो हमारा बीम लोड या रेसिस्टेंस है उसके हिसाब से उसको कितना स्टील चाहिए पहले उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे और फिर बैलेंस के हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो पहले AST निकालेंगे हम, XU आपको पता ही है, ये 240 आ गया। AST1 निकालेंगे, हमारे पास एमयू लिमिटिंग आपने पहले निकाला था यहाँ पर पुट कर दिया। 0.87 FY आपको पता है, D आपको पता है, 0.42 XU मैक्सिमम में आपने निकाल दिया, इसमें पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गया AST1। मतलब इतना स्टील आपको चाहिए एज ए सिंगली बीम, अगर हम इसको अगर सिंगली डिजाइन करते तो इतना हमें स्टील चाहिए था। अब हम निकालते हैं AST2। AST2 में हमारे पास बैलेंस जो बेंडिंग मोमेंट बच गया उसके हिसाब से हमें कितना स्टील चाहिए, दैट इज MU2। तो उसके लिए 0.87587 FY D - D, जैसे हमारे पास एक तरह से स्टील बीम जैसे हम कह सकते हैं कि भाई इसको उसके हिसाब से इसको हम डिजाइन करते हैं। तो उसके अंदर ये हमारे पास इसका ये लीवर आर्म है और ये हमारे पास इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये हमारे पास बैलेंस जो बेंडिंग मोमेंट बच गया वो आ गया, इसको इससे गुणा करते हैं तो एज ए लीवर आर्म AST2 इंटू में 0.87 FY इंटू D - D डैश, ये हमारे पास इसका ये क्या नाम है रेसिस्टेंस बनता है इसका, तो उसको हमने इससे गुणा कर दिया, हमारे पास यहाँ पर आ गया AST2। तो टोटल स्टील हमारे पास AST आ गया AST1 प्लस AST2। तो इसी स्टील बीम की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हम निकालते हैं इसके अंदर कंप्रेशन में कितना स्टील लगा, ASC बोलते हैं इसको, ASC। तो ASC इंटू FSC इंटू D - D डैश, ये हमारे पास इसका रेसिस्टेंस है, ये जो इसको कह सकते हैं मूवमेंट, इसको कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ द स्टील ASC। तो मूवमेंट आपको पता है कि मूवमेंट क्या होता है, आपको पता है फोर्स इंटू में लीवर आर्म। तो ये लीवर आर्म में ये फोर्स बन गया हमारे पास ASC इंटू FSC। तो हम FSC कैलकुलेट करेंगे, तो FSC निकालने के लिए पहले हमारे पास स्ट्रेन होनी चाहिए, इस स्ट्रेन के फार्मूले से हमने स्ट्रेन निकाल दी और इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास FSC की वैल्यू ये आ गई। ये टेबल से देखनी होती है हमें, इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंगली FSC की वैल्यू कितनी होगी एज पर द ग्रेड ऑफ द स्टील। आपने FSC की वैल्यू निकाल दी, आ गई FSC की वैल्यू। अब हमने ASC की वैल्यू निकालनी है, MU2 आपको पता ही था, ये आपको स्ट्रेन पर स्ट्रेस पता लग गई और ये हमारे पास लीवर आर्म 500/-50, तो हमारे पास ASC की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सिंपल सी सवाल है, इसके अंदर ASC निकालना होता है, AST निकालना होता है। तो AST और ASC निकालते हैं, AST को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, AST1 AST2। AST1 निकालते हैं मैच सिंगली बीम के हिसाब से और बाकी जो बच गया बैलेंस बेंडिंग मोमेंट बच गया उसके हिसाब से ये आपको दिखाया, इस फार्मूले के अंदर आपको पुट करना है और इससे हमने AST2 निकाल दिया। तो उसी फार्मूले के अंदर अब हमने ASC और FSC निकाल दिया। FSC आपको पता ही है पहले कैसे निकालना है, स्ट्रेन के हिसाब से, जो स्टील कंप्रेशन स्टील होगा उसमें जितना स्ट्रेन होगा उसके हिसाब से हमने ASC की वैल्यू FSC की वैल्यू निकाल दी और इसमें पुट कर दिया। इसी तरीके से एक सवाल और हम करेंगे, RCC बीम इतना दिया हुआ इफेक्टिव इज सब्जेक्टेड टू वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, इसमें भी वर्किंग बेंडिंग मोमेंट दिया है। तो इसको हम पहले क्या नाम है, जैसे पहले हमने निकाला था जैसे इस सवाल में भी हमने किया था, आपको दिखाया है यहाँ पर फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, इसी तरह से इसमें भी फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। हमने फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया, अल्टीमेट फैक्टर 400 को 1.5 से गुना करके ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया, अल्टीमेट फैक्टर बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब हम MU लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से, ये हमारे पास फार्मूला है, आपने देखा ये हमारे पास MU लिमिटिंग वैल्यू आ गई 397.44, जबकि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ 600 का, तो इसका मतलब ये कम है, तो इसलिए इसको भी हम एज ए डबली बीम डिजाइन करेंगे। तो डबली बीम डिजाइन करने के लिए फिर बस बाकी सब चीज वही है, आपने बैलेंस निकाल दिया कितना, हमारे पास ये बैलेंस बच गया 600 में से घटा दिया। पहले AST1 निकालेंगे, तो AST1 के लिए हम लिमिटिंग एज ए सिंगली डिजाइन करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास 0.87 FD माइनस 0.42 XU मैक्सिमम भी आपको पता ही है, XU की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, AST1 निकाला, इसके हिसाब से हमारे पास AST1 आ गया। अब उसके बाद AST2 निकालना है, जो बैलेंस हमारे पास बेंडिंग मोमेंट बच गया ये डिवाइड बाय 0.87 FY इंटू में D - D डैश, ये हमारे पास मोमेंट है इसका, ये मूवमेंट है जो आपने कंप्रेशन में स्टील इस्तेमाल की है तो उसका आपने मूवमेंट निकाल दिया है। मूवमेंट निकालने के लिए हमें पता ही है क्या होता है, फोर्स इंटू में लीवर आर्म, तो ये लीवर आर्म बन जाता है इसके अंदर D - D डैश, और ये हमारे पास इसका फोर्स है AST2 इंटू में 0.87 FY, आपने इसको गुणा कर दिया, ये हमारे पास स्टील आ गया।
तो हमारे पास टोटल सील आ गया AST1 प्लस AST2, ये टोटल सील आ गया हमारे पास। अब इस तरीके से फिर हम ASC की वैल्यू निकालेंगे। तो ASC निकालने के लिए वही फार्मूला, अब पहले स्ट्रेन निकालेंगे कि कंप्रेशन लेवल पे क्या कितना स्ट्रेन है। ये फार्मूला हमारे पास 0.0029, इसमें आपने टेबल से चेक किया, टेबल से हमारे पास वैल्यू आ गई 353 की। बस इसी इसमें पुट कर देना आपने, ASC की वैल्यू आ गई। तो आप इसके अंदर दोस्तों इस तरह से क्या नाम है फिगर भी बना सकते हैं, इसके अंदर क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हैं, उसमें ASC दिखा सकते हैं, AST दिखा सकते हैं, नीचे उसका क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हैं, उसके अंदर वो ये इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत समझ में आई होगी। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसके अंदर से डायरेक्ट पुट आपको फार्मूले में पुट करना है, कोई इसके अंदर कोई खास बात मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम जब इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आगे फ्यूचर में भी और वीडियोस मिलती रहे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसको बेल आइकॉन को दबाते हैं, तो आपको नए नए नोटिफिकेशन जैसी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको तुरंत ये वीडियो मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।